मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th होम साइंस का 6 चैप्टर के आगे की टॉपिक पढ़ाऊंगी। पहले की टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि जल प्राप्ति के स्रोत। जल प्राप्ति के स्रोत सबसे पहला स्रोत था आपका समुद्र, वर्षा। समुद्र के पानी से ही वर्षा बनती है। वर्षा यानी जो बारिश होती है, ये आपका सबसे पहला स्रोत था। फिर वर्षा को दो भागों में बांटा गया था पृथ्वी द्वारा शोषित जल और पृथ्वी द्वारा बहता जल। तो पृथ्वी द्वारा शोषित और बहते जल में आपने ये देखा था, उसको दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी द्वारा बहता जल में झील, तालाब, नदियाँ थीं और पृथ्वी द्वारा शोषित जल में आपका कुएं, स्रोत और झरने थे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले के टॉपिक में आपको समुद्र और वर्षा पढ़ाया है। समुद्र आप पढ़ चुके हैं, वर्षा भी आप पढ़ चुके हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। समुद्र के पानी से ही क्या होती है, हमारी वर्षा होती है। जब ये पानी सूर्य की रोशनी के कारण इसका पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद फिर वहाँ पर संघनन होकर यानी कि इकट्ठा हो जाता है बादल के रूप में, और उस बादल जब पहाड़ और पर्वत से टकराते हैं तो वर्षा के रूप में वो पृथ्वी पर गिरता है। तो ये और 1 वर्ग इंच में हमारा 700 गैलन पानी होता है बादल में। अब पृथ्वी द्वारा बहता जल में क्या क्या था, नदी, तालाब और झीलें। तो सबसे पहला आता है आपका नदियाँ जिन्हें इंग्लिश में रिवर्स कहते हैं। नदी आप सब जानते ही होंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो नदी क्या होती है, नदियाँ भारत में जल प्राप्ति का एक अच्छा साधन मानी जाती हैं। पहाड़ों की बर्फ जल अधिक तापमान के कारण पिघलती है, जो जल के रूप में अपना रास्ता बनाती हुई मैदानों में नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती है। नदियाँ जहाँ से बहती हैं वहाँ की स्थानीय अशुद्धियाँ भी उसमें मिल जाती हैं तथा नदी के किनारे जहाँ औद्योगिक नगर बसे हैं वहाँ के कारखानों व नालों की गंदगी मिलते रहने से ही नदी का जल अशुद्ध हो जाता है। नदियाँ कैसे बनती है, ये भी आपका एक जल प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा स्रोत यानी बड़ा स्रोत माना जाता है। पहाड़ पर जो बर्फ़ जमती है, पहाड़ों पर ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान जो होता है वो ठंडा होता है। तो वहाँ पर जो बर्फ़ जमी होती है, जब वहाँ का तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण बर्फ़ क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब ठोस जो होता है, ठोस जब उसका टेम्परेचर अधिक होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। तो बर्फ़ जो जमी होती है वहाँ का जब तापमान अधिक होता है तो वो पिघलती है, और वो पिघलने के बाद अपना रास्ता, क्योंकि पानी जितना आपको रास्ता बनाता हुआ जाएगा, मिलता जाएगा, वो अपना रास्ता बनाता हुआ चला जाता है। तो ये क्या होता है, जो बर्फ़ पिघलती है वो अपना रास्ता बनाती हुई मैदानों से नदी के रूप में प्रवाहित हो जाती हैं, और वही हमारी क्या कहलाती हैं, नदियाँ कहलाती हैं। पहले नदी का पानी तो शुद्ध होता है, पर इतनी जगह से होते हुए क्या होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पृथ्वी पर आकर मिल जाती हैं। जैसे वर्षा का पानी शुद्ध होता है, पर वो नीचे आते आते इतने मीटर या इतने के हैं कि डिफरेंस होता है कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। वही अशुद्धियाँ या अगर नदी के किनारे बहुत सारे नगर बसे हैं तो वहाँ पर जो नदी के किनारे लोग कपड़े धुलते हैं, गाय भैंस नहलाते हैं, तो उससे भी बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो वहाँ का या कारखाने होते हैं तो अशुद्ध होता है वो पानी, पर उसमें बहुत सारे लोग उसमें अगर उनको पानी का इस्तेमाल करना होता है तो उसका शुद्धिकरण करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से नदी होती है, जो कि ये बहता हुआ पानी, नदी को आपने देखा होगा हमेशा बहती रहती है। तो अशुद्ध होने के कारण ये सब आप पढ़ लेंगे क्या होता है। नदी के बाद था आपका झील। यहाँ पे देखिए झील। अब झील क्या है, झील भी आपकी 2 प्रकार की होती है। झील जो है आपकी वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है कृत्रिम और दूसरी होती है प्राकृतिक। आपको मैं कृत्रिम और प्राकृतिक का डिफरेंस बता चुकी हूँ। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति यानी भगवान के द्वारा दी हो। तो कृत्रिम झीलें क्या होती है, ये बांधों द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ 3 ओर पहाड़ियाँ हों और भूमि निचली होती है। जहाँ पर क्या होता है, झील कैसी होती है, जब 3 ओर क्या होती है, हमारी पहाड़ी होती है, पहाड़ होते हैं, और वहाँ का जो स्थल होता है यानी कि जो ज़मीन होती है वो गड्ढा होती है, निचली होती है। तो चौथी ओर क्या होता है, 3 ओर पहाड़ियों से ढका होता है, चौथी ओर क्या होते हैं, वो मनुष्यों द्वारा क्या होता है, बांध बनाया जाता है। बांध बनाने के बाद जब वर्षा होती है, वो वर्षा का पानी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो फिर उसको अपने लोग जो होते हैं वहाँ के,
वो अपने काम में लाते हैं। जैसे झील फॉर एग्जांपल क्या है, पंजाब में भाखड़ा डैम, ये क्या है आपका कृत्रिम झील का एक उदाहरण है। प्राकृतिक झीलें जैसे कि बताया मैंने कि वो प्रकृति के द्वारा बना होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है, निचली भूमि होती है उसमें वर्षा काल में, यानी कि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपने आप क्या होता है, भूमि निचली होती है और चारों तरफ से बांध के द्वारा या पहाड़ या पर्वत के द्वारा ढका हुआ होता है, जिससे जब बारिश होती है तो वहाँ का पानी उस पहाड़ियों के माध्यम से इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, और उस इकट्ठा होने का बाद जो लोग होते हैं वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया झील, जहाँ पे आपका तीन ओर पहाड़ी होगी और चौथी ओर अगर बांध बनाया गया है तो वो आपकी कृत्रिम होगी, या अगर वो ऐसे ही आपका प्रकृति के द्वारा ऐसी जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वो आपकी प्राकृतिक झील होगी। अब तीसरा बहता हुआ जल में आपका आता है तालाब आप सभी जानते होंगे, आपके गांव में बहुत सारे तालाब हैं। इसमें क्या होता है, इनमें भी झीलों की भांति वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है, क्योंकि बहुत से गांवों में जल प्राप्ति का यही एक साधन है। विशेषकर उन स्थानों में जहां भूमि पथरीली है और कुआं खोदना कठिन होता है, इन तालाबों का पानी प्रायः पीने व खाने पकाने के योग्य नहीं होता है, पर बहुत सारी शुद्धियों के द्वारा वो इस्तेमाल किया जाता है। तो तालाब भी क्या होता है, ये भी आपका जल प्राप्ति का एक स्रोत है। आपके गांव में बहुत सारे तालाब हैं, आप जानते होंगे, वहाँ पर इन तालाब और कुएं के द्वारा ही आपका क्या होता है, दिनचर्या या जीवनचर्या चलती है। तो ये तालाब भी क्या होता है, गड्ढा खोद के लोग पानी इकट्ठा करते हैं और उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका 3 हो गया, नदी, झील और तालाब आपका बहता हुआ जल में आएगा। अब दूसरा आपका था एक पृथ्वी द्वारा शोषित जल। पृथ्वी द्वारा शोषित जल में आपका क्या आता है, स्रोत एवं झरने आते हैं। झरने क्या होते हैं आपकी, जब पृथ्वी वर्षा का कुछ जल सोख लेती है तो कहीं कहीं पृथ्वी के भीतर पाई जाने वाली अप्रवेश्य चट्टानें जल को पृथ्वी के अंदर के और अंदर नहीं जाने देती। जब चट्टानों के ऊपर जल बहुत अधिक एकत्रित हो जाता है तो जहाँ वह ऊपरी भूमि को कोमल पाता है, वहाँ भूमि को फोड़कर वह बाहर आ जाता है। तो ये झरने क्या होते हैं, जब हमारी पृथ्वी जितना जल शोषित कर सकती है, यानी अगर आपकी किसी भी चीज़ को, पानी को या किसी भी चीज़ को सोखने की उसकी लिमिटेशन होती है, तो जितना भूमि सोख सकती है उस पानी को सोख लेती है, फिर उसके बाद वो अपने अंदर शोषित नहीं कर पाती है, तो उस ऊपर क्या होती है, पानी इकट्ठा होने लगता है और फिर वो चट्टानों को तोड़ते हुए बहुत ही तेज प्रवाह के साथ बहता है, वो ही आपका क्या कहलाता है, झरना कहलाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, बस ये स्रोत एवं झरने हो गए। फिर आपका आता है कूप या कुएँ, ये आपका भी क्या है, पृथ्वी द्वारा शोषित जल में आता है। कुएँ भी आपके यहाँ पे 3 प्रकार के कुएँ दिए गए हैं, तो आप कुएँ भी जानते होंगे, आपके गांव में बहुत कुएँ हैं। गांव में रहने वाले हमारे देश के अधिकांश व्यक्तियों को पीने के लिए जल कूपों से ही प्राप्त होता है। पीने के अतिरिक्त किसान इसमें खेत की सिंचाई भी करते हैं। वर्षा का जल जो परागम्य स्तर से होता हुआ पृथ्वी के भीतर चला जाता है, वह भीतर जब किसी अपरागम्य स्तर पर पहुंचता है तो वहीं एकत्र होने लगता है। इस अपरागम्य स्तर पर रुके हुए जल को प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी में गड्ढा खोदते हैं। तो यानी जो पृथ्वी द्वारा शोषित जल होता है वो उसके बाद इकट्ठा होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही गहरा गड्ढा खोदकर क्या करते हैं, पृथ्वी से पानी लेते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं, बहता हुआ जल। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा जल प्राप्ति के स्रोत है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और आपके इस बार के चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग और ये सारी चीज़ें। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहला स्रोत समुद्र वर्षा है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, बहता जल और शोषित जल। बहता जल में आपका झील, तालाब, नदियाँ, जो कि बताया जा चुका है, और शोषित जल में कुएँ, स्रोत एवं झरने आपका एक में ही है, और कुएँ। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आपको अशुद्धियाँ नहीं पढ़नी है, आप ये पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर में। जैसे कि जल बताया गया है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर और मृदु और कठोर जल में अंतर, आप ये पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।